अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जारी किया अपना बयान और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित किया गया है। टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अमेरिका ने घोषित किया है आतंकवादी संगठन और साथ ही हम आपको बता दें टीआरएफ ने इस पूरे हमले की, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है ये टीआरएफ। साथ ही 22 अप्रैल साल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। बैसरन घाटी में तकरीबन 26 पर्यटक मारे गए थे और इसी को देखते हुए आपको बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है कि वो टीआरएफ को अब आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, क्योंकि भारत लगातार विदेशी मंच पर, वैश्विक मंच पर ये कहता रहा है कि पाकिस्तान समर्थित ये तमाम जो संगठन है वो लगातार भारत विरोधी हरकतें करते हैं और ऐसे में पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ जिसमें भारत के 26 लोग मारे गए, इस तरह की घटनाओं को, आतंकवादी घटनाओं को भारत कभी टॉलरेट नहीं करेगा। और अब खबर पटना से जो कि हैरान करने वाली है। पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा गया कि बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई। देखिए, वीडियो में नजर आया कि रेलवे ट्रैक पर तेजी से ट्रेन चल रही है और ट्रैक के पास एक महिला जान बचाकर छिपी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए है और अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। कुछ सेकंड के बाद ट्रेन निकल जाती है और महिला का पति उसे उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। दरअसल ये बुजुर्ग पति पत्नी देवघर जा रहे थे, तभी इस महिला के साथ ये हादसा हो गया। कहाँ से? बाबाधाम से? बाबाधाम जा रहे हैं नया जन्म हो गलो। गनीमत रही कि इस बुजुर्ग महिला की जान बच गई, वरना न जाने कितने लोग इस तरह के हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ताजमहल घूमने गए एक पर्यटक परिवार ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वो खुद ताजमहल देखने चले गए और बुजुर्ग को कार के अंदर ही बंधक बंद करके चले गए, बंद करके चले गए। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग की हालत बिगड़ती देखी तो उन्हें कार से बाहर निकाला गया। देखिए तस्वीरें। सीट से बंधे हुए वो, देखो ये बंधे हुए कपड़े से, और इसके चलते बुजुर्ग की जान बच गई। किसी ने कार में बंधे पड़े बुजुर्ग को देखा और उनकी हालत ऐसी देखी तो तुरंत लोगों को बुलाकर कार का शीशा तोड़ा और फिर एक मददगार ने कार के अंदर जाकर डोर खोला। इस दौरान बुजुर्ग की हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। लोगों ने पूरी एहतियात के साथ बुजुर्ग को कार से बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा। और यूपी के मथुरा में एक शादीशुदा शख्स को एक लड़की से प्यार किया। दोनों के बीच 3 साल तक संबंध भी रहे, लेकिन अब उस शादीशुदा शख्स ने लड़की की हत्या कर दी। देखिए, 22 साल की मोनिका को पता भी नहीं था कि राहुल उसके साथ क्या करने वाला है। राहुल बाजार में मेहंदी लगाने का काम करता था और मोनिका एक दुकान में काम करती थी। राहुल ने फोन किया और मोनिका दौड़ी दौड़ी उसके पास चली गई, लेकिन इस बार राहुल उसकी हत्या करने की फिराक में था। राहुल ने पहले मोनिका की गला दबाकर हत्या की, फिर कमरे में ताला लगाया और कुछ देर बाद नशे की हालत में पुलिस के पास पहुंचकर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है। पुलिस ने फौरन राहुल को गिरफ्तार किया और कमरे से युवती का शव बाहर निकाला। जिस कमरे में राहुल ने मोनिका की हत्या की उसे 2 महीने पहले ही किराए पर लिया गया था और दोनों यहीं पर मिलते थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राहुल ने मोनिका की हत्या क्यों की। और यूपी की बांदा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह में एक महिला भी है जो कि प्रेम जाल में फंसाकर शिकार तलाश करती है। इस गिरोह ने दयाराम नाम के जिस शख्स को शिकार बनाया वो कानपुर नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है। दयाराम जिस घर में किराए पर रहता था उसी घर में मोना और पिंटू पति पत्नी बनकर रहते थे। यहीं पर मोना ने दयाराम को प्रेम के जाल में फंसाया और उससे पैसे ऐंठने लगी। इसके बाद मोना ने दयाराम को लूटने का प्लान तैयार किया। प्लान के तहत मोना अपने घर फतेहपुर चली गई और वहीं पर दयाराम को फोन करके बुलाया। जैसे ही दयाराम मोना के पास पहुंचा, वहां से ये गिरोह से बंधक बनाकर बांदा ले गया और 15,000 रुपए छीन लिए। साथ ही सोने की अंगूठी और चेन भी उतरवा ली। दयाराम का कहना है कि उसके खाते से 3,80,000 रुपए भी निकाल लिए गए, लेकिन इनके चंगुल से छूटने के बाद दयाराम सीधे पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने इन गिरोह के चारों सदस्यों को पकड़ लिया है।
और दिल्ली के रहने वाले एक शख्स को रूस की रहने वाली लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन बाद में दोनों का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। देखिए। सैकत बसु इंजीनियर है। 2017 में रशिया की रहने वाली विक्टोरिया से उन्होंने शादी की थी। 2020 में दोनों माता पिता बने, लेकिन सैकत का कहना था कि विक्टोरिया ने कभी भी बच्चे का ख्याल नहीं रखा और इसी बात पर दोनों अलग हो गए। बाद में विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिका दाखिल कर बच्चे को सप्ताह में 3 दिन तक अपने पास रखने की अनुमति ली, लेकिन अब विक्टोरिया बच्चे के साथ लापता है। सैकत का कहना है कि रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने उसकी मदद की है। विक्टोरिया उनके बच्चे को लेकर अपने देश लौट गई है। सैकत ने विक्टोरिया और रूसी दूतावास के अधिकारी के लव अफेयर की आशंका जताई। सैकत ये भी कह रहे हैं कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि विक्टोरिया के पिता रूसी खुफिया एजेंसी के जासूस थे और काफी बड़े ओहदे पर थे। अब सैकत को लग रहा है कि कहीं विक्टोरिया ने उन्हें अपने जाल में तो नहीं फंसाया। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। और यूपी के रामपुर में एक दारोगा पर आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने रेप विक्टिम से ही आपत्तिजनक चैट करना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया। देखिए। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस अब एक दूसरी तरह की सेवा देने के आरोप में घिर गई है। यकीन नहीं आता तो मिलक थाने में तैनात इन दारोगा जी को देख लीजिए। नाम के दारोगा हैं, लेकिन आरोपों के मुताबिक अपनी हरकतों से खाकी को दागदार कर चुके हैं। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले दुष्कर्म पीड़ित युवती दारोगा के पास पहुंची थी। इस दौरान युवती अपने पर हुए जुल्म और सितम की कहानी बता रही थी। दारोगा ने मदद का आश्वासन दे दिया, लेकिन आरोप है कि कुछ दिनों बाद दारोगा उदयवीर को आशिकी का भूत सताने लगा। लिहाजा दिन रात दुष्कर्म पीड़ित युवती से व्हाट्सएप पर अश्लील और आपत्तिजनक चैट करने लगे। यही नहीं, दर्जनों बार दारोगा ने वॉइस कॉल भी की। रोजाना इस तरह के मैसेजेस से तंग आकर युवती ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। जैसे ही इसकी भनक दारोगा को लगी, तुरंत सरफराज नाम के सिपाही को पीड़िता के घर भेज दिया और सारी चैट्स डिलीट करवा दी। पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई और आखिर में जांच के आधार पर आरोपी दारोगा उदयवीर को सस्पेंड कर दिया गया। और यूपी के महोबा में एक परिवार ने शिव पूजन का आयोजन किया, लेकिन इस कार्यक्रम में पड़ोसी को नहीं बुलाया और दावा है कि बदला लेने के लिए पड़ोसी ने घर की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। सावन के महीने में शिव पूजन कराना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर पड़ोसी को शिव पूजा में नहीं बुलाया जाए तो हालात बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंबिका प्रसाद तिवारी के साथ। अंबिका प्रसाद ने बेटे के जन्मदिन पर शिव पूजा कराई थी, लेकिन पड़ोसी को ना बुलाने पर विवाद बढ़ गया। रात में मेरे पुत्र हार्दिक तिवारी का बर्थडे था, केक वगैरह काटा गया। रात में सब लोग घर पे रुके। इसको क्या है कि हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया खाने का, तो ये काफ़ी रात में आया, गाली गलौज भी इसने की है। मैं देख लूँगा, जान से मार दूंगा। दावा है कि धमकी देने के बाद पड़ोसी ललतेश कुमार गुप्ता वापस तो चला गया, लेकिन अगली सुबह 82 साल की सावित्री देवी जब घर से बाहर निकली तो उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। हालांकि पुलिस कह रही है कि दोनों परिवारों में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये घटना हुई। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल हमने आपको यूपी के मुरादाबाद की सड़कों पर लगे कुछ पोस्टर्स दिखाए थे। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। देखिए। पोस्टर में लिखा था, धर्म बदलकर कुछ लोग मोमोज, पास्ता, चाउमीन और बर्गर जैसी चीजें हिंदुओं को खिला रहे हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये पोस्टर पास के ही एक दुकानदार ने लगवाए थे। जांच में पता चला कि ये दुकानदार फास्ट फूड की दुकान चलाता है और इसके पड़ोस में ही एक दूसरे समुदाय का शख्स भी फास्ट फूड की दुकान चलाता है। पूछताछ में इसने बताया कि पड़ोसी दुकानदार के चलते इसके दुकान की बिक्री कम हो गई थी, जिसके बाद इसने अपने नौकर से आसपास के इलाके में धर्म भ्रष्ट वाले पोस्टर लगवा दिए। अब पुलिस ने दुकानदार और उसके नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और सावन के महीने में मटन की सियासी दावत देने वाले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार के लखीसराय में लल्लन सिंह ने मटन की दावत दी थी और अब विपक्षी उन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए। मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश हैं। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। ललन सिंह की मटन पार्टी पर रोहिणी आचार्य ने कहा, कथनी करनी में अंतर इनके हैं, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छुपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। अब जरा ललन सिंह की दलील भी सुन लीजिए। में
सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ललन सिंह के बचाव में एनडीए के कई नेता खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सावन में मीट सस्ता होता है, इसीलिए उन्होंने पार्टी दी। तो जेडीयू कह रही है कि मांसाहार को लोग प्रसाद के तौर पर भी लेते हैं। और अब आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। हिंदू संगठनों को ललन सिंह की मटन पार्टी से भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन गाजियाबाद में मीट की दुकान खुलने पर वो हंगामा करने से नहीं चूक रहे। देखिए, ये हिंदुओं की रक्षा का दंभ भरने वाले हिंदू रक्षा दल के युवा हैं, जो जबरन इंदिरापुरम की मीट दुकानों को बंद करवा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ दुकानें बंद नहीं कराई, बल्कि झंडों के साथ दुकान में घुसकर कर्मचारियों को धमकी भी दी। हिंदुस्तान, यहाँ पर जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। हिंदू रक्षा दल के मुताबिक सावन के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद रहनी चाहिए। भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि जिन मीट शॉप्स को वो बंद करा रहे हैं, क्या इसके लिए इजाजत ली है, जवाब सुनिए। यहाँ से भी बहुत कांवड़िया गुजरते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढेर सारे निकलते हैं, लेकिन निकलते हैं यहाँ से भी। हमने पूछा ये मीट शॉप तो कांवड़ रूट पर नहीं है, फिर विरोध क्यों? सर, हमने बात करी थी उनसे, उन्हें पता है कि आज हमें यहाँ पे प्रशासन में यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन लिखित में कोई अनुमति दी है? लिखित में नहीं सर, हमारी उनसे हम लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमारा उनसे रोज मिलना रहता है। तो जब ये सब हो रहा था, वहाँ पुलिस के जवान मूक दर्शक बने इस गुंडागर्दी को देख रहे थे। और हरियाणा के यमुनानगर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कांवड़ से एक कार मामूली रूप से टकरा गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और जमकर बवाल भी किया। देखिए, आक्रोशित कांवड़ियों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और सड़क पर ही बैठ गए, जिससे वहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कांवड़ियों के हंगामे की खबर के बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और हंगामा करते रहे। हम उनको आधे घंटे का टाइम देंगे, अगर वही गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो ठीक है, हम वरना उसके बाद अपना स्टेप चकेंगे। कांवड़ियों ने वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया। बाद में पुलिस ने हरिद्वार गाड़ी भेजकर गंगा जल मंगवाने का भरोसा दिया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। और देखिए, कांवड़ियों के उत्पात की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यहाँ ये कि जब कांवड़ियों के लिए रास्ता तय है और उसमें गाड़ियों के प्रवेश पर रोक है, तो फिर गाड़ियों से टक्कर कैसे हो रही है? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। देखिए, उत्तराखंड के मंगलोर से मेरठ तक NH 334 की एक लेन कांवड़ियों के लिए निर्धारित है। इसके बावजूद ज्यादातर कांवड़िए दूसरी लेन से भी आते जाते दिखे। ये पूरी लेन कांवड़ियों के लिए ही आरक्षित है। यहाँ पर ना ही कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही कोई गाड़ी आ सकती है। हाईवे की दूसरी लेन से ही सभी गाड़ियाँ आ जा रही हैं और कांवड़िए भी उसी लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से ना ज्यादा भीड़ होती है बोलो की, तो हमारे जल गिरने की, खंडित होने की भी दिक्कत होती है। कई शिव भक्त तो गाड़ियों के आने जाने वाली लेन पर जगह जगह कावड़ रखकर कब्जा जमा लेते हैं। बोले कि देने कोई से भी रास्ते से चले जाओ, ना कोई रोक है ना कोई टोक है। ऐसे में गाड़ियों के टकराने और कावड़ खंडित होने का खतरा बना हुआ है। पुलिस उन्हें लगातार समझा भी रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा बिहार का दौरा होने वाला है। इससे पहले उन्होंने 20 जून को सिवान में बड़ी रैली की थी और आज वो मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोतिहारी से 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचेंगे। यहां पर काजी नजरुल एयरपोर्ट पे सबसे पहले वो उतरेंगे। उसके बाद राज्य को 5,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास उनको घोषित करेंगे और साथ ही शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री तकरीबन 6 साल के बाद दुर्गापुर के दौरे पर होंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रैली को कई स्वरूपों में बंगाल के लिए देखा जा रहा है। साथ ही अब टीएमसी लगातार प्रधानमंत्री के इस रैली को लेकर के हमलावर है, तीखे बोल रही है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का दुर्गापुर का दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम होगा। और कहते हैं बाबा खाटू श्याम के दर पर जो एक बार आ जाता है वो उनका ही होकर रह जाता है, क्योंकि बाबा तो हारे का सहारा है और उनका ऐसा ही एक भक्त उनके दरबार में जा पहुंचा, जिसे देखने वाले देखते ही रह गए। देखिए, केशव नाम के इस भक्त को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने शरीर पर 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों को बांध कर पहुंचा था।
उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केशव पिछले 27 घंटे से बिना खाए पिए लगातार चलता रहा और आखिरकार बाबा के दरबार पहुंचने में कामयाब रहा। केशव ने बताया कि वो पिछले 12 साल से लगातार खाटू श्याम आ रहा है। अब उसका जब मन करता है वो दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। केशव वैसे तो मूल रूप से यूपी के रामपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नैनीताल के पास एक पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो ये अनोखे बाबा के भक्त हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शोहरत मिलने की कोई उम्र नहीं होती, आपको भी पता है। कुछ समय पहले तक माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है। देखिए, जैसे मुंबई में शाहरुख और सलमान खान के घर के बाहर फैंस की भीड़ लगती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये भीड़ मोनालिसा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हुई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा की टीम भी घेरा बनाकर खड़ी थी ताकि कोई आगे न बढ़ पाए। इस दौरान लड़के मोनालिसा की तस्वीर खींचते दिखाई दिए। जिस मोनालिसा को 1 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, उसे देखने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। दरअसल मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई थी। वो अब फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है। इस बार जब वो अपने शिवपुरी के पिछोर आने वाली थी, किसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दे दी और देखते ही देखते आसपास के लड़के मोनालिसा को देखने के लिए पहुंच गए। और मौलाना छांगुर को गिरफ्तार हुए तकरीबन 12 दिन हो चले। इन 12 दिनों में यूपी एटीएस ने रिमांड के दौरान छांगुर से काली करतूतों से जुड़े कई राज उगलवाए हैं, लेकिन अभी भी कई सच्चों का पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन इसी बीच छापेमारी के दौरान छांगुर के खिलाफ कई नए सबूत भी खंगाले गए। उसकी सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक डायरी भी बरामद की गई है। डायरी में कई राजनीतिक नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, छांगुर की डायरी में कई ऐसे राज हैं जिसे नार्को टेस्ट के जरिए एटीएस सामने ला सकती है। बताया जा रहा है कि नेताओं से पैसे के लेन देन के अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि छांगुर एक पूर्व आईपीएस को चुनाव लड़ाना चाहता था। छांगुर के पूर्व सहयोगी बब्बू खान ने इसकी जानकारी दी है। वो अफसर पुलिस कार्रवाई से छांगुर को बचाता था। पूछताछ में आरोपियों ने एटीएस को ऐसी कई जानकारियां दी हैं जिसको सामने लाने के लिए न सिर्फ छांगुर, नीतू का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, बल्कि नवीन का भी किया जाएगा। वहीं ईडी छांगुर के पुणे कनेक्शन की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुणे के शहजाद के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के लिए छांगुर ने 1 करोड़ की फंडिंग की थी, जिसकी जांच के लिए ईडी पुणे पहुंच गई है। तो एक और ईडी बैंक खातों में लेन देन की पड़ताल कर रही है, तो वहीं मौलाना छांगुर के धर्मांतरण कनेक्शन और अवैध साम्राज्य को समझने के लिए देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। देखिए, ईडी ने बलरामपुर के उतरौला में कई इलाकों में छापेमारी की। बिल्डिंग के चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी और टाइट सुरक्षा के बीच कई घंटों तक छांगुर के सहयोगी दुर्गेश और संतोष के बिल्डिंग में ईडी ने डेरा डाले रखा। छांगुर की कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष ने जमीन दी थी। 2019 में 1 करोड़ 25 लाख में डील तय हुई थी। बाबा ने नीतू रोहरा के नाम से ये जमीन खरीदी थी, जिसके बाद यह आलीशान कोठी उसने बनाई। दुर्गेश और संतोष के अलावा ईडी ने मधुपुर में छांगुर के पुराने घर, मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन, उतरौला नगर में आशिपिया हंसिनी, हुसैनाबाद ग्रांट और महमूदाबाद ग्रांट में छांगुर के रिश्तेदारों के अलावा कई ठिकानों की तलाशी ली। इसके अलावा मुंबई में भी कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। और बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, जिसे मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ 5 बदमाश पहुंचे थे। 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों में से 4 के सिर पर टोपी थी, लेकिन जो सबसे आगे था बेखौफ होकर सीसीटीवी कैमरों की परवाह किए बिना तेजी से चंदन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पांचों एक लाइन में चंदन मिश्रा के कमरे के पास पहुंचे, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले ही खुलेआम पिस्टल निकालने लगे। सबसे पहले आगे चल रहे बदमाश ने अपनी पिस्टल निकाली, उसके बाद पीछे चल रहे चारों बदमाशों ने भी अपनी पिस्टल कमर से निकालकर हाथ में रख ली और उसे लोड करने लगे। बिना वक्त गंवाए सफेद शर्ट वाले बदमाश कमरा नंबर 209 का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए।
इसके बाद एक एक कर चारों बदमाश कमरे के अंदर पहुंचे, लेकिन 2 बदमाश दरवाजे पर ही खड़े रहे ताकि कोई अंदर से भाग न पाए। हालांकि थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़े बदमाश भी अंदर चले गए और चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। और पांचों हथियारबंद बदमाश तकरीबन 30 सेकंड तक पारस अस्पताल के रूम नंबर 209 में चंदन पर गोलियां चलाते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि चंदन दम तोड़ चुका है तो वो बड़े आराम से कमरे से निकले और वहां से निकलकर चले गए। देखिए, पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 से सबसे पहले मरून शर्ट वाला बदमाश निकला। अपनी पिस्टल को पीछे छिपाते हुए भागा। उसके पीछे सफेद शर्ट और सफेद टोपी वाला निकला। फिर नीले रंग की टोपी वाला अपनी पिस्टल को संभालते हुए तेजी से भागा। फिर ब्लू शर्ट और ब्लू टोपी वाला बाहर आया। उसके हाथ में पिस्टल थी। उसने पिस्टल को छिपाने की कोशिश नहीं की और आखिर में जब चारों बदमाश सीसीटीवी कैमरे की नजर से ओझल हो गए, तब 5वां बदमाश कमरे से बाहर आया और आराम से टहलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सबसे बाद में वही बदमाश बाहर आया जो सबसे पहले चंदन के कमरे में दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना ही हत्या के बाद भागने में हड़बड़ी दिखाई। जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में आया, उसी स्टाइल में फरार हो गया। और बिहार पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पारस अस्पताल के 13 गार्ड से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन इसी बीच बिहार के डीजीपी ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि जमीन के मामले को लेकर के यह हत्या हो सकती है। अस्पताल में अपराधी कैसे गए और इसकी जांच हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले साल की तुलना में पटना में क्राइम कम हो रहा है। सुनिए, घटना को यदि देखेंगे तो पिछले वर्ष जुलाई में 49 हत्याएं हुई थी पटना में, 49, सिर्फ पटना में 49 घटनाएं हुई थी। इस वर्ष अभी तक पटना में 14 घटनाएं 12 या 13 हुई हैं, तो ये 49 तो नहीं ही होगा। और देखिए, सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। रोहतास में जहां जदयू नेता के पिता की बदमाशों ने हत्या कर दी, तो वहीं समस्तीपुर में एक जमीन कारोबारी पिछले 4 दिनों से लापता चल रहा है। देखिए, दरअसल प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार अपने दोस्तों के साथ रांची गए थे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि मोबाइल बंद है। परिजनों को आशंका है कि उनकी अपहरण कर हत्या कर दी गई है। पत्नी की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक चोर ने एसबीआई के अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र में धावा बोला और लॉकर में रखे रुपए लेकर फरार भी हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, जिसमें ये चोर लॉकर तोड़कर चोरी करता दिखाई दिया। चेहरे पर गमछा बांधे ये चोर शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और लॉकर को तोड़ने लगा, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद उसने लोहे की रॉड की मदद से लॉकर को तोड़ा और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गया। जाने से पहले आरोपी ने वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि तब तक चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लग गई और इस आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि पहले प्लास्टिक के गुलदस्ते में आग लगी और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखिए, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग बुझने के बजाय और फैलती गई। जिसके बाद दूसरी जगहों से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और अक्सर आपने धान की रोपाई अमूमन खेतों में ही देखी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी में सिस्टम से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी। देखिए, दरअसल ये जिला प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन था। छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली ये सड़क अब दलदल में तब्दील हो चुकी है।
बारिश की वजह से पूरी सड़क पर कीचड़ और पानी है। लिहाजा ग्रामीणों ने सोचा रोड तो बन नहीं रही, इसीलिए धान रोपने में ही भलाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। रोजमर्रा के कामों के लिए इस सड़क से आए दिन जंग लड़नी पड़ती है। बीमार को अस्पताल पहुंचाने का काम तो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती जान पड़ती है। बहरहाल ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि सड़क बनाने का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। और यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सड़क पर पुलिया बनाने के बाद नगर निगम ने नाले को खुला छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां से गुजर रहा एक छात्र उसी में जा गिरा। देखिए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक छात्र साइकिल से स्कूल जाता दिखाई दिया। नाले के पास पहुंचते ही छात्र का बैलेंस बिगड़ गया और वो नाले में गिर गया। इसके बाद साइकिल भी नाले में जा गिरी, जिससे वो लड़का नीचे दब गया। छात्र के नाले में गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और काफी मुश्किलों के बाद उसे नाले से बाहर निकाला। इस हादसे के बाद लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।